स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। आज जो हम लोग प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये रसायन विज्ञान की है और यह सारे प्रश्न पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 में आ चुकी है। तो चलते हैं, देखते हैं कि पॉलिटेक्निक वाले कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री सेल्सियस पर बतलाता है। यानी कि ये कह रहा है, यदि हम 100 ml जल लेंगे और उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो चीनी की कितनी मात्रा उसमें घुल सकती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है। लोहा का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लोहा छड़ को मोड़ना ये भी भौतिक परिवर्तन ही है, क्योंकि हम छड़ को मोड़ देंगे फिर से उसे सीधा कर देंगे, पहला रूप में आ जाएगा। लोहा को पिघाल देंगे फिर से उसे जमा देंगे, पहला रूप में आएगा। तो भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं कि उसके रूप को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देंगे फिर पुनः पहले रूप में वापस आ जाएंगे, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यह ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है वो पहले हम जान लेते हैं। तो ये कहता है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। इसका खोज लावोजियर द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लावोजियर। अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। तो हम जल का रासायनिक सूत्र जानते हैं, H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 अणु, तो इसका द्रव्यमान 16, यानी कि 2:16। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1:8 आएगा। तो हाइड्रोजन का अनुपात 1 है और ऑक्सीजन का अनुपात 8 है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 8, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 1, तो 8:1। सही उत्तर ऑप्शन डी। यदि इसमें ये पूछता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तब हम लोग ऑप्शन बी लगाते, 1:8। अगला प्रश्न है, 12 ग्राम मैग्नीशियम तथा 16 ग्राम सल्फर परमाणु का मोल अनुपात। तो हम जानते हैं पहले कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में मोल की संख्या कितनी है। तो मैग्नीशियम में जब मोल की संख्या निकालेंगे तो 12 ग्राम दिया है, 12 ऊपर रहेगा, और एक मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है 24, तो इसका आ गया 1/2। और सल्फर का पूछ रहा है, तो सल्फर 16 ग्राम दिया है, 16 ऊपर हो जाएगा। सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, इसे भी कितना प्राप्त होगा हमें, 1/2। तो 1/2 अनुपात 1/2, ये पूरा पूरी कट के 1:1 आएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी परमाणु की संख्या महत्तम है, यानी कि सबसे अधिक परमाणु किसमें है। सभी 18-18 ग्राम है। तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो इसमें 3 है। इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4 परमाणु है, सॉरी इसमें 3 परमाणु है, और इसमें हाइड्रोजन 4 और कार्बन 1, तो इसमें हो गया 5 परमाणु। तो सबसे अधिक परमाणु की संख्या डी में है। सही उत्तर ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, परमाणु होता है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। तो हम जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों समान होती है, जिस कारण से ना तो परमाणु धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, यानी कि ये उदासीन है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, उदासीन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1, 2 8 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? तो परमाणु का प्रथम मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, और इन्होंने ये भी कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, जिस कारण से परमाणु उदासीन होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर न्यूट्रॉन पूछता तो चैडविक, प्रोटॉन पूछता तो गोल्डस्टीन, लेकिन हमें पूछा गया इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे हम लोग आइसोटॉप कहते हैं, यानी कि समस्थानिक। जैसे कि उदाहरण के तौर पर चलते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12 और H13। तो ये ड्यूटेरियम, ये पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें देखेंगे कि परमाणु क्रमांक 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो इस तरह वाले को हम लोग कहते हैं समस्थानिक, यानी कि आइसोटॉप। इंग्लिश में से आइसोटॉप कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तत्व ABCD की परमाणु संख्या दी गई है। तत्व जो कि कटायन नहीं बनाते हैं। तो हमें देखना है इसमें कि इनमें से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो जो 12 है इसके बाहरी कक्षा में 2 8 2, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो ये कटायन बनाएगा, इसका आवेश प्लस होगा। 13 के लिए 2 8 3, ये भी दे देगा। 15 के लिए 2 8 5, ये नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। 3 के लिए देखते हैं तो 2 और 1, ये भी दे देगा। तो ये जो है 15 वाला ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिस कारण से इसके ऊपर माइनस चार्ज लगेगा, और माइनस चार्ज लगने वाला कटायन नहीं कहलाता है, वो अनायन कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सल्फाइड आयन संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या उसे कहते हैं उसकी कक्षा में जितना बाहर में होता है, यानी कि बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही उसकी। तो सल्फर में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, परंतु इसमें -2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर चुका है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है वो क्या है? धातु होती है, अधातु होती है कि दोनों होती है? तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसके बाहर कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम धातु हो गया और हाइड्रोजन अधातु हो गया। तो ये धातु और अधातु में से दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी।
आप कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं यदि आप पहले से जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास करेंगे और आप इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी जारी रखेंगे ताकि इस परीक्षा में आप सफल हो सके और आपका जूनियर इंजीनियर बनने की इच्छा पूरी हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक K+ और Cl-, तो ये आयनिक यौगिक कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड है? तो सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, बी नंबर। इनमें से किस यौगिक के ध्रुवीय सह संयोजन बंधन है? तो H2O यानी कि जल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य है? तो कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण सदस्य घटक किसका है? तो समूह 14 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? तो हम जानते हैं कि सोडियम का सोडियम का 11, तो इसके बाहर कक्षा में 2 8 1 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अल्युमिनियम इसका 13, 2 8 3, बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन इसका 14 होता है, 2 8 4। उसके बाद है फास्फोरस, इसका 15 होता है, तो 2 8 5। तो सबके बाहर में सबसे बड़ा संख्या जो बाहर वाली है वो 5 है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, फास्फोरस। अगला प्रश्न है, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? तो पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या इनमें से सबसे अधिक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सूत्र क्या है? तो CnH2n+2, सही उत्तर ऑप्शन ए। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है? तो एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है सिंगल बॉन्ड CHO, सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एल्कीन माना जाता है? तो एल्पिन को हम लोग पैराफिन भी कह सकते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो हम जानते हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बॉक्साइट। बॉक्साइट ही एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक बना देता है जिसका द्रव्यमाप उच्च होता है और जल में घुलनशील है। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम जो है जल में घुलनशील है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? तो विस्थापन अभिक्रिया अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जगह से विस्थापित कर देने को ही विस्थापन अभिक्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। तो जो सिल्वर है Ag, इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तांबा, कॉपर। तो ये तांबा क्या करता है? सिल्वर को इसके जगह से हटा देता है और कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, तो विस्थापन प्रतिक्रिया ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे, सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? जो CH3OC2H5 है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग मिथॉक्सी इथेन, सही उत्तर है ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विनेगर है? तो विनेगर का रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, साबुन एल्काइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? ईस्टर के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है? तो नल, कुआं और हैंडपंप के पानी में बाइकार्बोनेट होता है, जिस कारण से ये जल कठोर हो जाता है, जिसे साबुन इसमें अच्छी तरह से अभिक्रिया नहीं कर पाता और झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। परंतु वर्षा का जल जो होता है इसमें बाइकार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जिस कारण से साबुन अच्छी तरह से सफाई इसमें करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साबुन निर्माण प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या बनता है? ग्लिसरॉल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न 84 नंबर, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? जल में घुलनशील है। हाँ है। कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यौगिक जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देता है? तो इसमें से कैल्शियम कार्बाइड जो है एसिटिलीन गैस देता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन IUPAC नामांकन है, किसका नामांकन है? तो एथाइन का है। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम कार्बाइड के जलीकरण से गैस बनता है। तो कौन सा गैस बनता है? तो इसमें मीथेन गैस बनता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब इथिलीन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है या फिर क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इथेन गैस बनता है। क्या बनता है? इथेन गैस। अगला प्रश्न है, NaCl का रवा बना होता है। तो हम लोग जानते हैं जब NaCl टूटता है तो Na+ और Cl- आयन देते हैं। तो ये किस में है? ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी, Na+ और Cl-। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो यह बराबर होगा। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें 273 घटा देना पड़ता है। तो 268 में अगर हम 273 घटाएंगे तो -5 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा, जो कि उत्तर इसका ए होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए, -5 डिग्री सेल्सियस। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसमें से 273 माइनस कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अवस्था परिवर्तन में किस पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा है? जब किसी पदार्थ की अवस्था बदलता है तो उसमें गुप्त ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस कारण से? तो घड़ा का जो पानी है वो रिश्ते रिश्ते घड़ा के बाहरी सतह पर आता है और बाहरी सतह से पानी वाष्पीकृत होकर उड़ता है। और हम जानते हैं कि जिस सतह से वाष्प उड़ता है वहाँ में ठंडक महसूस होता है। तो धीरे धीरे पूरे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, किस कारण से? वाष्पो उत्सर्जन के कारण से। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तन करने का सही क्रम है। सभी में हम 273 जोड़ देंगे। 25 में 273 जोड़ेंगे, 38 डिग्री में 273 जोड़ेंगे और 66 डिग्री सेल्सियस में भी 273 जोड़ेंगे, जो कि जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 298,
311 और 339। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन तत्व नहीं है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है तो तत्व है। जर्मेनियम भी तत्व है, सिलिकॉन भी तत्व है, लेकिन सिलिका तत्व नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मेटेलॉइड नहीं है? मेटेलॉइड का अर्थ होता है उपधातु। उपधातु कहने का अर्थ है जिसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है। तो इसमें से कौन नहीं है? तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है, जबकि गैलियम उपधातु नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यौगिक है? यौगिक जो दो या फिर एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित रासायनिक संघटक के योग से बना होता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें जो है दोनों मेरा कौन सी है? यौगिक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक और कुचालक है? इनमें से कौन ना विद्युत का अच्छा सुचालक है और ना कुचालक है? ना सुचालक है और ना अच्छा कुचालक है। तो कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम एक उपधातु है और उपधातु में धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है। तो ना ये अच्छा सुचालक बन पाता है और ना ही अच्छा कुचालक बन पाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, हम पुनः वापस नहीं आ सकते हैं। केले का पकना ये भी रासायनिक है। फोटो फ्रेम में लोहा में जंग लगना ये भी रासायनिक है। लेकिन नेपथलीन का ऊर्ध्वापातन होना ये रासायनिक परिवर्तन ना होके भौतिक परिवर्तन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सस्पेंशन हो सकता है? तो दूध जो है और नमक का घोल, नमक का घोल जो है वो विलयन हो गया, विनेगर भी विलयन है। दूध जो है एक कोलॉइड है, परंतु मैग्नीशिया का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से भी कह सकते हैं, ये मेरा सस्पेंशन हो सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, और ये रसायन विज्ञान 2022 में पूछा गया पॉलिटेक्निक प्रश्न है, और इसका अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन ठोस में ठोस का घोल है? यानी कि ठोस और दो ठोस मिला के बना है। तुम जानते हैं जो मिश्र धातु जो होता है कि दो ठोस पदार्थों को पिघलाते हैं पहले और पिघला के एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो सही उत्तर हो जाएगा पीतल एवं मिश्र धातु है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। यदि आपको इसी तरह का और प्रश्न चाहिए कि 2021 में क्या पूछा गया था, 2020 में क्या पूछा गया था, 2023 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह का और प्रश्न लेके आएंगे तब ताकि आप परीक्षा में सफल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।